हेलो नमस्कार, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रैवल एक्सपीरियंस के एक और नए वीडियो में, हमारी साउथ इंडिया सीरीज के एक और नए एपिसोड में। तो जो लोग पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं, कुछ टाइम पहले हम लोगों ने एक ट्रिप किया था साउथ इंडिया का, जिसमें कि हम लोगों ने ट्रैवल किया था केरल और तमिलनाडु के कुछ बहुत ही फेमस प्लेसेस को। और आज जो ये वीडियो होने वाला है वो हमारा उस ट्रिप का हमारा ये फाइनल एपिसोड होने वाला है। तिरुवनंतपुरम से हम लोगों ने जटायु अर्थ सेंटर विजिट किया और एलएपी में हमारा कहाँ स्टे रहा और हमने एक्सपीरियंस की वाटर मेट्रो राइड कोची में। तो ये सारा एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारा, क्या चीजें रही, हम लोगों ने क्या देखी, ये सब आज की वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ हमारा जो कि कोची से भोपाल तक का हमारा कैसा रहा सफर, हमने कैसे क्या किया, वो सब आज की वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। और हमारा पूरा ये जो ट्रिप था उसका जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा, हम लोगों ने फर्स्ट टाइम पैकेज लेके ट्रैवल किया था, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा, हमने क्या चीजें सीखी इस ट्रिप से, क्या गलतियां हमने की जो कि आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं और कई सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, आपको कई सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। चलिए बिना किसी देरी किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में दर्शन करने के बाद तिरुवनंतपुरम से अब हमारा टाइम था जाने का एलपी, जो कि बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है केरल की, के जो बैक वाटर हैं और हाउस बोट के लिए फेमस है। तो वहां पे हमारा जाने का आज का प्लान था। अब पर एलपी जाने से पहले हम लोग पहले विजिट करते हुए जाने वाले थे जटायु अर्थ सेंटर के, जो कि रास्ते में ही आपको पड़ेगा यदि आप तिरुवनंतपुरम से एलपी की ओर जाएंगे। डिस्टेंस की बात करूं तो तिरुवनंतपुरम से एलपी जो है वो लगभग 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। जटायु अर्थ सेंटर जो है वो लगभग 46 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है तिरुवनंतपुरम से। तो लगभग 1-1.25 घंटे का टाइम आपको वहां से तिरुवनंतपुरम से जटायु अर्थ सेंटर तक पहुंचने में लगता है। और जटायु अर्थ सेंटर के बारे में बात करूं तो इसकी जो स्टोरी है वो रामायण काल से जुड़ी हुई है। बताते हैं जब रावण जो है वो लंका जा रहा था सीता माता हरण करते हुए, तो जटायु जो है वो रास्ते में इनको देखा था रावण को, और रावण से जो युद्ध किया था जटायु ने वो इसी प्लेस पे किया था जहाँ पे ये जटायु अर्थ सेंटर अब आज की डेट में बना हुआ है। और यहीं पे फिर बाद में श्री राम भगवान जटायु से मिले थे और वहां पे आपको उनके पद चिन्ह भी देखने को मिलेंगे। तो ऐसा कुछ सीन है जटायु अर्थ सेंटर का, तो हम लोगों ने भी हमारी आइटनरी में पहले से इंक्लूड करके रखा था। ये एलपी जाते टाइम हम लोग यहाँ पर विजिट करते हुए जरूर जाएंगे। तो हम लोग निकल जाते हैं लगभग 11 बजे के समथिंग तिरुवनंतपुरम से। 12:15 के समथिंग हम लोग पहुंच जाते हैं जटायु अर्थ सेंटर में। पहुंचने वाले होंगे वहां पे, दूर से ही आपको स्टेच्यू दिखने लगेगा क्योंकि वो पहाड़ी पे बना हुआ है, तो बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है वो भी। और रास्ते की बात करें तो तिरुवनंतपुरम से जटायु अर्थ सेंटर तक का जो रास्ता है वो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी और ट्रैफिक वगैरह भी थोड़ा बहुत मिल सकता है आपको। बाकी ऐसा कुछ ज्यादा खास हमें मिला नहीं और बढ़िया हम 1-1.25 घंटे में पहुंच गए थे जटायु अर्थ सेंटर में। और वहां जाके देखते हैं कि बहुत ही सुंदर सब गार्डन वगैरह उन्होंने मेंटेन करके रखा है और सामने ही बहुत बड़ी कार की पार्किंग है और उसके जस्ट सामने ही उनका टिकट सेंटर है। नजदीक में ही है सब और सुंदर सा एरिया है, बहुत बड़े एरिया में ये बना हुआ है जगह है। तो एक्चुअल में वो पहाड़ी पे बसा हुआ है, तो आपको ट्रैक करके जाना होता है या तो आप पैदल जा रहे हैं तो 800 सीढ़ी कुछ के समथिंग है वहां पर, उसको चढ़ के आप ऊपर जा सकते हैं स्टेचू को देखने के लिए, और या तो फिर आप केबल कार के द्वारा भी जा सकते हैं। तो दोनों की अलग अलग टिकट है वहां पर और जो भी डिटेल्स है वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। तो ऐसा कुछ हिसाब है वहां का, टाइमिंग और ये सब चीजें आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। तो यहाँ पे जो है वो एंट्री की टिकट लगती है यदि आप पैदल भी जाएंगे तब भी, और बाय केबल कार जाते हैं तो उसका एक्स्ट्रा पैसा लगता है। 2 पैकेजेस हैं, एक बेसिकली कहने का मतलब मेरा ये है यहाँ पर। और बाकी सुविधाओं की बात करें तो वॉशरूम वगैरह की अच्छी खासी सुविधा है यहाँ पर, आपको पानी पीने का भी मिल जाएगा, वाटर कूलर वगैरह भी यहाँ पे फैसिलिटी थी। तो ऐसा कुछ सीन था। बाकी हम लोगों ने जो डिसाइड किया था वो केबल कार से जाने का ही डिसाइड किया था। मोस्टली लोग केबल कार से ही जाते हैं और हम लोगों ने भी वही डिसाइड किया था। आप जो एंट्री टिकट है वो अलग मिलती है और फिर उसके बाद आपको जो केबल कार है उसकी टिकट अलग से परचेज करनी पड़ती है, वो अंदर जाके आपको लेना पड़ता है। तो एंट्री के लिए हम टिकट लाइन में लगते हैं और 10 से 15 मिनट का टाइम हमको टिकट लेने में भी लग जाता है क्योंकि दोपहर का टाइम था हम जब पहुंचे थे, 12-12:15 बजे का टाइम था और वहां पे अच्छी खासी भीड़ थी। तो 10 से 15 मिनट का हमको टाइम लगता है। हालांकि ऐसा नहीं था कि एक ही काउंटर बना होता, 2-3 काउंटर बने हुए थे टिकट के लिए, लेकिन तो भी थोड़ा सा भीड़ तो थी। और दूसरी बात यह कि वहां पे एक और समस्या थी, समस्या बोलना चाहिए आज के टाइम पे समस्या ही होगी, कि वहां पे आपको कैश ही अलाउड था टिकट परचेस करने के लिए। यूपीआई या और कोई कार्ड वगैरह वहां पे चलते नहीं है। जिस टाइम हम गए थे वो अब चालू हो गया, तो वो उसकी जानकारी नहीं है मुझे, बट जब हम गए थे तब
वहाँ पर कैश ही की ही सुविधा थी। तो आपको जितनी भी टिकट्स लेने हैं, जितने भी टिकट्स परचेस करने हैं वहाँ पे, तो आपको कैश देकर ही परचेस करने होते थे। इस चीज का ध्यान रखिएगा, जितने भी आप लोग जा रहे हैं साथ में, तो उसके हिसाब से आप अपना कैश कैरी करेंगे, आपको वहाँ पर विजिट करना है तो। और हम लोग ने टिकट ली, फटाफट से फिर जाते हैं, हम लोग एंट्री करते हैं और जो केबल कार वाला एरिया था वहाँ पे हम लोग पहुंच जाते हैं। तो वहाँ जाके देखते हैं कि एंट्री जैसे हम गेट से अंदर होते हैं और वहीं पर लेफ्ट हैंड साइड में उसका भी टिकट काउंटर बना होता है केबल कार के लिए। तो हम केबल कार की भी टिकट लेते हैं। वहाँ पे ज्यादा भीड़ नहीं थी वाले वैसे, तो वहाँ टिकट लेके हम लोग आगे बढ़ते केबल कार के लिए। पर देखते हैं कि बहुत बड़ा एक उन्होंने एक वेटिंग हॉल टाइप में बना के रखा है और जो हमारी टिकट थी उस पे एक टोकन नंबर लिखा हुआ था। तो सिस्टम ये था कि जब तक आपका टोकन नंबर आता है तब तक आपको वेटिंग हॉल में वेट करना होता है। और वेटिंग हॉल में बहुत सारी व्यवस्थाएं उन्होंने सेटअप करके रखी थी, जैसे कि फूड स्टॉल थे वहां पर, और आपको शॉपिंग यदि कुछ करना है तो उसके लिए भी स्टॉल बने हुए थे वहाँ, और कुछ गेमिंग जोन भी बने हुए थे यदि आपको गेम वगैरह खेलना है, आपका टाइम ज्यादा लग रहा है यदि, या फिर आते टाइम भी वापस चाहे तो खेल सकते थे आप। तो ऐसा कुछ सीन था वेटिंग हॉल में। और लगभग हमारा भी टाइम जो है आधा घंटे का टाइम लगा हमें हमारी टर्न आने के लिए। और जब तक हमने थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा सा देखा वहां पर क्या था क्या नहीं था। और खाने पीने का तो रेट्स नॉर्मल थे, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं थे, सस्ते भी नहीं थे। बट मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप अपना खाना पहले से ही खा करके जाएं, ज्यादा ऑप्शन क्योंकि नहीं मिलने वाले वहां पर। और यदि जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप ट्राई करना चाहते तो ट्राई कर सकते हैं। केबल कार की जो कैपेसिटी जो होती है उनकी, एक केबल कार में आप 8 लोग 8 पर्सन बैठ सकते हैं। तो कैपेसिटी कुछ ऐसी थी वहाँ की। और उसमें बैठ करके हम लोग ऊपर स्टेच्यू की ओर बढ़ते हैं। 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है हमको स्टेच्यू तक पहुंचने में। और ऐसा कुछ फीलिंग कुछ डर वाली नहीं आती, नॉर्मली स्मूथ राइड होती है और हम वहाँ पे स्टेच्यू तक पहुंच जाते हैं। नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखते हैं आसपास के, और पहाड़ी का नज़ारा भी बहुत सुंदर दिखता है। पहुंचने के बाद हम लोग जैसे ही सामने जाते हैं तो बहुत ही बड़ा एक आपको स्टेच्यू देखने को मिलता है जटायु का। पहले हमें दूर से ऐसा लग रहा था, या फोटो वीडियो में जो जब भी देखा था हमने पहले, तो ऐसा लग रहा था कि ऐसे ही नॉर्मल सा स्टेच्यू होगा। बट वो एक्चुअल आप जाके देखेंगे ना वहाँ तो समझ में आएगा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही विशाल स्टेच्यू है वो। तो उसको देखते हैं और वहां से जो बाहर के नज़ारे हैं वो भी बहुत सुंदर दिखते हैं। तो एक फोटोजेनिक प्लेस भी है वो। हालांकि बहुत ही सुंदर सा बैकग्राउंड म्यूजिक चलता होता है वहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ की एमिनिटीज की भी बात कर दूं तो वहाँ पे भी आपको ऊपर भी वॉशरूम वगैरह मिल जाएगा। एक छोटा सा टी स्टॉल वगैरह भी था वहाँ पे, जहाँ पे आप चाय और थोड़े बहुत स्नैक्स का आनंद ले सकते हैं, परचेस करके खा सकते हैं। और ऐसी कुछ व्यवस्था थी वहाँ पर। और साथ ही में वहाँ पर ऊपर मंदिर भी है श्री राम भगवान का, तो वहाँ पे भी आप जाके दर्शन कर सकते हैं। हालांकि हम दोपहर में पहुंचे थे तो मंदिर क्लोज था उस टाइम, बट जो स्टेच्यू वाला एरिया है और मंदिर वाला एरिया थोड़ा सा डिवाइड करके रखा हुआ है उन्होंने। तो उस मंदिर वाले एरिया में जाने के लिए आपको आपके जो भी शूज हैं वो बाहर उतार के जाने होते हैं। और शूज रैक बना हुआ है, स्टैंड बना हुआ है वहाँ पर। तो 5 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से शूज के लेते हैं वहाँ पर, और फिर उसके बाद आप एंट्री अंदर कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ सीन है वहाँ पर वो भी। तो हम लोग भी चले जाते हैं, ताकि हमने सुना था वहाँ पे चरण पादुका है, भगवान के चिन्ह हैं, उनके दर्शन कर लेते हैं। तो वो दर्शन करते हैं। बाकी मंदिर के भी बाहर से हम लोग दर्शन करते हैं, सुंदर मंदिर बनाया हुआ है ऊपर, तो अच्छा लगता है। तो दर्शन कर करके हम लोग वापस जटायु के स्टेच्यू के पास आ जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि बहुत ही सुंदर एक पूरा 360 डिग्री व्यू आप ले सकते हो। उसके पूरे सर्कल में आप घूम सकते हैं। हालांकि अभी फिलहाल में तो अंदर जाने की कोई सुविधा नहीं है स्टेच्यू के अंदर। बाकी सुनने में ये था कि आने वाले टाइम में आप अंदर से भी कुछ म्यूजियम या कुछ इस टाइप से बना रहे हैं वो लोग, तो वो जाकर के अंदर से देख सकते हैं स्टेच्यू में। तो हम लोग जब गए थे जब तो कुछ अंदर ऐसा कुछ था नहीं, बाहर से ही जाने का था। तो थोड़ा बहुत हमने ऐसे ही बाहर घूमे फिरे, थोड़ा फोटोज वगैरह क्लिक किए, और लगभग इस सब में भी हमको लगभग 1 घंटे का टाइम लग चुका था। और फिर वापस हम लोग उसके बाद नीचे जहाँ से हम बैठे थे केबल कार में वहां पर आ जाते हैं, वही वेटिंग हॉल में। और वेटिंग हॉल में देखते हैं हम कि वापस आते टाइम हमने एक गेम जोन देखा। गेम जोन में थोड़ा सा वो सॉफ्ट टॉय वाले कुछ गेम्स थे, तो वो भी हमने एक बार ट्राई किए, बट उसमें लक निकला नहीं। तो ऐसा फन के लिए आप कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ चीजें थी वहां पे, अच्छा लग रहा था। तो लगभग फिर भी हमारे को वहां पर 2 से 3 घंटे का टाइम लग गया, टिकट लेने से लेकर के ऊपर घूम के आने के बाद वापस थोड़ा बहुत गेम ट्राई करने के पूरा टाइम का बता रहा हूं मैं। तो
ये चीज ध्यान में रखिए कि यदि आप वहां जा रहे हैं तो 2 से 3 घंटे का टाइम लेकर के जाइएगा, क्योंकि हो सकता है थोड़ा कम टाइम लगे लेकिन ज्यादा भी टाइम लग सकता है। क्राउड के ऊपर यदि आप केबल कार से जा रहे हैं तो क्राउड यदि आपको ज्यादा मिलता है तो आपको ऊपर केबल कार में बैठ करके जाने में टाइम लग सकता है, आपके टर्न आने में टाइम लग सकता है। और यदि मॉर्निंग के टाइम पे जाएंगे मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा कम टाइम में आप घूम फिर के आ सकते हैं। तो ऐसा कुछ सीन है। और जगह के एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं तो ठीक है, आप यदि उस एरिया में गए हैं तो आप एक बार जरूर विजिट कर सकते हैं वहां पर। तो ऐसा कुछ सीन है वहाँ। हालांकि टिकट वाइज थोड़ा सा मुझे कॉस्ट थोड़ी सी हायर एंड पे लगी, पर ठीक है, अब ऐसी प्लेसेस पे आजकल इतना ही लगभग प्राइस होता है। मेंटेन अच्छा करके रखा है उन्होंने, तो उस हिसाब से ठीक है। तो यदि आप उस साइड में जा रहे हैं तो आप विजिट जरूर कीजिएगा, अच्छी जगह है। तो बस फिर अब हम लोग बाहर आके हमारी कार, हमारी टिकट काउंटर जहाँ पे उन्होंने छोड़ा था वापस वही मिल जाते हैं और फिर हम लोग निकलते हैं आगे के लिए, जो थी हमारी डेस्टिनेशन एलएपी। एलएपी में जो भी हमारा स्टे था, हालांकि स्टे जो थोड़ा सा हमारा एलएपी से थोड़ा पहले ही था, तो वहां पे हम लोग जाते हैं, निकल जाते हैं वहां के लिए। और रास्ते में हम लोग ने एक टी पॉइंट या टी ब्रेक कह लीजिए, एक टी ब्रेक लिया हमने। तो वहां पे हम लोगों ने ट्राई किए कच्चे बनाना के पकोड़े। तो ये केरल साइड हमने देखा कई जगह मिल रहे थे, केरल और तमिलनाडु में भी कुछ पार्ट में मिल रहे थे ये। तो कच्चे जो बनाना होते हैं उनको छील के पकोड़े की तरह बेसन में तल दिया जाता है और वो सर्व होते हैं गरम गरम। तो ठीक है, बारिश के टाइम आदि आप खा रहे हैं तो अच्छे लगेंगे। हालांकि हमने टेस्ट करके देखे थे, तो वो डिपेंड करता है, किसी को अच्छे लग सकते हैं, किसी को नहीं भी लगे, पर ठीक ठाक है। तो यदि आप केरल में ट्रैवल कर रहे हैं तो ये स्नैक पॉइंट आपको ऐसे मिल सकते हैं, जैसे कि हमारे एमपी वगैरह में आप देखोगे तो तहाँ आपको समोसे और कचौड़ी के स्टॉल मिल जाएंगे, वैसे ही कुछ ऐसे इस टाइप से स्नैक्स के वहां पर आपको स्टॉल देखने को मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा हमने थोड़ा ट्राई किया स्नैक्स। तो ये टी ब्रेक के बाद हम लोग अब आगे निकलते हैं हमारे एलपी, जहाँ पे हमने स्टे बुक किया था। और लगभग शाम के 6 बजे के समथिंग हम लोग वहां पहुंच जाते हैं। रास्ता ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं है रास्ते में, तो बढ़िया ही रास्ता है केरल के, तो ऐसे कोई दिक्कत आई नहीं। हालांकि जब हम पहुंचने वाले थे, हमारे रिसोर्ट बोल दीजिए, एक छोटा सा रिसोर्ट ही था वो, तो वहां पे मेन रोड से अंदर जाने के लिए रास्ता जो था वो कच्चा था। तो एक थोड़ा सा रिमोट एरिया वाई आप कहना चाहिए कि एक रिमोट एरिया है वो। तो वहां पर हमारा जो स्टे था तो थोड़ी सी अजीब वाइब आ रही थी वहां पहुंच करके, क्योंकि आजू बाजू जो देखा हमने, एक सामने जो बैक वाटर की रिवर थी और बाकी और कुछ था नहीं सराउंडिंग्स में। जैसे कि शाम को हम यदि रात में चाहें तो घूम फिर के आ जाएं लोकल मार्केट वगैरह, तो वो एक थोड़ा सा चीज हमको डिसअपॉइंट कर दी थी वहां पर। बाकी लोकेशन वाइज या व्यू वाइज आप देखें तो अच्छा लग रहा था। वहां पर सामने रिवर थी और थोड़ा सा हमने सेटअप जमा के रखा था कि फोटोजेनिक थोड़ा सा लग रहा था। बाकी एक साइड में पैडी राइस वाले खेत थे और एक साइड थोड़ी बस्ती थी, हालांकि थोड़ा जंगल टाइप में ही एरिया लग रहा था। हालांकि उस रिवर के क्रॉस करने के बाद एक प्रॉपर सड़क थी और कुछ बस्ती वहां पर भी थी, दिख रही थी हमें। बट इस साइड थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा था, बहुत अच्छा नहीं लग रहा था रात के टाइम पे। जैसे ही हम पहुंचते उसके कुछ टाइम बाद अंधेरा भी हो जाता है, तो फिर ऑप्शन ऐसा कुछ रह नहीं जाता है। तो थोड़ा सा ये हमारे को ये वाला जो स्टे था वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा। हालांकि रेटिंग हमने गूगल पे चेक की थी तो रेटिंग बहुत अच्छी थी यहाँ की, तो हमने सोचा बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा, बट थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग स्टे हो गया था ये। बाकी रूम्स वगैरह की बात करूं तो रूम भी ठीक ठाक थे, बहुत सुंदर नहीं बोलूंगा, बहुत अच्छे नहीं थे और एक साइज के भी नहीं थे, एक छोटा एक बड़ा रूम हमको दिया गया था और बाकी वॉशरूम वगैरह भी ठीक ठाक थे। तो कुल मिला के एक एवरेज स्टे था ये हमारा और बहुत अच्छा भी नहीं था कि अपन लोकल मार्केट में होता तो थोड़ा हम और एक्सप्लोर कर सकते थे लोकल। तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट वहाँ पे हमें लगी। बाकी रेस्टोरेंट में खाना हमने वहीं ऑर्डर कर दिया था, वेज एंड नॉन वेज फूड दोनों का ही अलाउ था वहाँ पर। तो हम लोग को वेजिटेरियन फूड चाहिए था तो हम लोगों ने वेज ऑर्डर कर दिया था और उन्होंने बनाया, फ्रेश ही था बता रहे थे वो, तो फ्रेश हमने खाना खाया, खाना भी अच्छा था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई खाने में। तो एक और इंसिडेंट हुआ था हमारा वहाँ पे, तो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा उस चीज के बारे में। तो ऐसा कुछ सीन था, तो रात भर हमने ऐसे ही वहाँ पे खाना वाना डिनर वगैरह करके हम लोगों ने जल्दी सो गए वहाँ पर उस दिन, क्योंकि बाकी कुछ करने को था नहीं वहाँ, हमारे अलावा शायद कोई गेस्ट भी नहीं था वहाँ पे, ऐसा कुछ सीन मुझे लग रहा था। हम लोग रात में वहाँ पे जल्दी सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह हम लोग उठ जाते हैं जल्दी से ही, मॉर्निंग में 6 बजे के समथिंग रेडी हो जाते हैं हम लोग। और ब्रेकफास्ट का हम लोगों ने उनसे बोल दिया था कि आप समय से पहले थोड़ा जल्दी बना दीजिएगा ताकि हम लोग थोड़ा ज्यादा एक्सप्लोर कर पाए, क्योंकि इसी दिन जो है हमारी शाम के टाइम हमारी फ्लाइट थी कोची से भोपाल के लिए। तो हमें जो भी था दिन भर के टाइम में 3 बजे से पहले जो भी था हमें एयरपोर्ट पहुंचने का था। तो हम लोग
फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं और थोड़ा सा फोटो वगैरह क्लिक करते हैं, यहाँ का व्यूज एंजॉय करते हैं तो रिसोर्ट के हमारे जो स्टे के। फिर हम लोग निकल जाते हैं वहां से रिसोर्ट से चेकआउट करके और फिर हम पहुंचते हैं एलपी जो मेन एरिया था या शहर था सिटी में, और बोट वगैरह के पास जहाँ से बोट आप हायर कर सकते हैं वहां पर हम जाते हैं। हमने पहले तो हाउस बोट का सोचा था बट हाउस बोट हमें उतना सुइटेबल लग नहीं रहा था हमारे लिए, तो हमने सोचा कि वहां पे एक शिकारा बोट राइड भी होती है तो वो भी कर सकते थे। पर जब हमने वहां पर जाके बात की और उन्होंने उसके हिसाब से बताया तो 2 से 3 घंटे का उन्होंने टाइम बताया कि 2 से 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा शिकारा बोट राइड करने में और अच्छे से आपको घुमाएंगे। पर थोड़ा सा बातचीत करने के बाद हमें लगा कि यार फिर बहुत सारी चीजें हमारी मिस हो सकती हैं और फ्लाइट भी लेट हो सकता है ट्रैफिक वगैरह, क्योंकि रास्ते में कंस्ट्रक्शन चल रहा था और एलपी से कोची जाने में भी टाइम लगता है। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत ऐसे ही घूमा फिरा एलपी में, ज्यादा ऐसा कुछ टाइम स्पेंड कर नहीं पाए और हमने बोट राइड भी नहीं करी। लेकिन आप चाहे तो आप कर सकते हैं और डायरेक्ट बोट आपको मिल जाएगी। आप कई सारे एरिया है वहां पर, तो आप वहां जाकर के बोट के लिए बात कर सकते हैं और राइड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से शिकारा बोट राइड बढ़िया रहेगी। या फिर आप यदि बोट हाउस बोट में भी एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं तो आप डे वाली ट्रिप भी होती है उनकी, जिसमें कि आपको दिन भर हाउस बोट में घुमाया जाता है, आपका लंच उसमें इंक्लूड रहता है, तो आप वो भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। या फिर आपको स्टे करना है रात में तो वो भी कर सकते हैं, आपके बजट के ऊपर है। और कई तरीके की आपको हाउस बोट वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी, लग्जरी से लेकर सुपर लग्जरी तक की, तो आपके हिसाब से वहाँ ट्राई कर सकते हैं आप। तो ऐसा कुछ सीन था और अब हम लोग निकल जाते हैं कोची के लिए। रास्ते में एक बीच है वहाँ पर, वो विजिट करते हैं, लेकिन हम वहाँ जब तक पहुँचते हैं तो थोड़ा बारिश का मौसम हो चुका होता है, बारिश होने लगती, तो हम लोग ने दूर से ही वो वाला बीच देख करके हम लोग वापस अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं कोची पहुंचने के लिए। फिर वाटर मेट्रो तक पहुंच जाते हैं। एक हाई कोर्ट करके वाटर मेट्रो का स्टेशन है, मरीन ड्राइव करके एरिया है उसके पास में, तो वहां से आप वाटर मेट्रो ले सकते हैं। तो हम लोग वहां से ले लेते हैं और 40 या 50 रुपीज के समथिंग के टिकट थी फोर्ट कोची तक की। हमने फोर्ट कोची तक की टिकट ली थी वहां से। यदि आप बाय रोड जाते हैं फोर्ट कोची तक तो आपको कम से कम 1.5 घंटे का टाइम लग जाएगा, 1 से 1.5 घंटे का टाइम। और आप वाटर मेट्रो से जाते हैं तो आप 15 से 20 मिनट में आप पहुंच जाते हैं। तो यदि आपको जाना है ऐसे कहीं तो एक मैप है वहां का जहाँ ऑपरेट करती है वाटर मेट्रो, आप वहां से वाटर मेट्रो का उपयोग करके जा सकते हैं। तो हम लोग भी घूमने के हिसाब से गए थे, हालांकि हम तो वाटर मेट्रो में बैठने के हिसाब से तो बहुत ही स्मूथ राइड, तो हम लोग वहां पहुंच जाते हैं। हालांकि वहां से जहाँ हम हाई कोर्ट वाले स्टेशन पर पहुंचे थे तो वहां से कई सारे प्राइवेट बोट भी जाते हैं जो कि आपको घुमाएंगे और वापस वहीं पर छोड़ देते हैं। ऐसा कुछ भी है, पर यदि आपको करना है तो वो भी राइड कर सकते हैं वहां से। लेकिन हमें वाटर मेट्रो में ही ट्रेवल करना था तो हम वाटर मेट्रो की टिकट लेते हैं वहां से और एक कार्ड जैसे टिकट मिलती है जिसमें कि हमारा एंट्री पे वो टिकट जो है वो चेक होती है और फिर जब हम हमारे डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं और वहां से एग्जिट करते हैं तब वो जमा हो जाता है कार्ड। तो ऐसा कुछ टिकट मिलता है वहां से, तो हम लोग एंट्री लेते हैं और पहुंचने के मतलब एंट्री होने के बाद वाटर मेट्रो में जैसे ही हम एंट्री लेते हैं तो बहुत ही एक स्पेसियस और सुंदर सी वाटर मेट्रो होती है और बैठने के लिए भी अच्छी खासी स्पेस थी। हालांकि हम जब पहुंचे तो थोड़ा भर चुकी हुई थी वो, तो जानते टाइम तो जगह नहीं मिली, बट हम खड़े खड़े भी जगह तो बहुत ही सुंदर लगा। स्मूथ राइड थी बिल्कुल, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप कहीं चल रहे हैं, पानी में भी चल रहे हैं तो आपको लहरों का एहसास बहुत कम होगा। तो ऐसा कुछ सीन है वाटर मेट्रो का। तो आप यदि कोची जा रहे हैं तो एक बार उस राइड का आनंद जरूर लीजिएगा मेरे हिसाब से तो। और यदि आपको वहाँ एर्नाकुलम स्टेशन पे आप उतरते हैं, बाय ट्रेन जा रहे हैं, तो वहां से भी हाई कोर्ट वाला जो स्टेशन है वो पास में ही है, तो आप वहां से आप फोर्ट कोची आपको जाना है यदि घूमने के लिए। फोर्ट कोची बहुत ही सुंदर एरिया है। यदि हम नेक्स्ट टाइम कभी केरल जाएंगे और कोची विजिट करते हैं तो हम वो वाला एरिया जरूर विजिट करेंगे। हमने इस बार तो विजिट नहीं किया था फोर्ट कोची में, हम सिर्फ जाके और वापस आ गए थे। तो यदि आप लोग जाते हैं तो उसको भी अपनी आइटनरी में जरूर शामिल कीजिएगा। तो हम फोर्ट कोची पहुंचते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि कई सारे आपको लोग मिल जाएंगे जो कि आपको एक पैकेज सेल कर रहे होते हैं फोर्ट कोची घुमाने का। आप चाहे तो उनसे परचेस करके भी घूम सकते हैं, खुद से भी ऑटो करके आप घूम सकते हैं। तो ऐसा कुछ सीन है वहां पर। तो हम लोग फोर्ट कोची पहुंच के वहां से हम जरूर चाइनीज फिशिंग नेट जरूर देख लेते हैं। बहुत ही फेमस वहाँ की एक चीज है जो कि कोची में ही आपको देखने को मिलेगी, तो वो हम देखते हैं और वो देख करके वापस हम वाटर मेट्रो दूसरी लेकर के हमारे हाई कोर्ट वाला जो स्टेशन था वहां पर पहुंच जाते हैं। मरीन ड्राइव भी बोलते हैं उस एरिया को, तो वहां पहुंच जाते हैं वापस। बहुत ही सुंदर एक हमारा राइड थी, बहुत ही अच्छा लगा इस राइड में। तो आप जरूर जाएं, यदि कोची जा रहे हैं तो वाटर मेट्रो की राइड करने एक बार जरूर जाइएगा। तो ऐसा कुछ सीन होता है हमारा वाटर मेट्रो का और हम लोग राइड करके वापस आ जाते हैं और
फिर हम लोग निकल जाते हैं एयरपोर्ट के लिए, और एयरपोर्ट पहुंचने में लगभग हमें 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है। और जैसा कि डिसाइड था 2:30 से पौने 3 बजे के समथिंग हम लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। हमारी पौने 5 बजे की फ्लाइट थी, तो एयरपोर्ट जल्दी पहुंचना थोड़ा सा बेटर रहता है क्योंकि कई सारी चीजें होती हैं। तो हम लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, पौने 3 के समथिंग पहुंच गए थे हम लोग। और वहां पर हमने अपना जो भी लगेज वगैरह का सेटअप था वो किया और चेक इन वगैरह कराया हमने, और जो चेक इन लगेज देना था हमने चेक इन में दे दिया, और कैबिन में जो रखना था वो हमने कैबिन में ले लिया। और ऐसे करके हमारा टाइम भी पता नहीं चला और फ्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी। तो हमने फिर फ्लाइट में बोर्ड किया। और ये जो हमारी फ्लाइट थी कोची से डायरेक्ट भोपाल तक की नहीं थी, ये हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी और ये नागपुर तक की ही होने वाली थी। हमने भोपाल तक की फ्लाइट का थोड़ा सा फेयर हायर प्राइस पे था, तो हमने थोड़ी सी ट्रिक आजमाई थी कि हम लोगों ने नागपुर तक की टिकट ली थी। और तो नागपुर तक की कनेक्टिंग फ्लाइट हमें सही पड़ गई थी और टाइम भी कम लग रहा था। और फिर हमने नागपुर से भोपाल तक की ट्रेन टिकट करा ली थी, तो जिसमें कि हमको टाइम भी ज्यादा नहीं लगा कोची से भोपाल पहुंचने में। और दूसरी चीज ये रही कि हमारा बजट में भी काम हो गया था। तो ऐसा कुछ हमने सीन किया था। तो हमारी जो फ्लाइट थी वो मुंबई पहले जाने वाली थी, फिर मुंबई से हम दूसरी फ्लाइट लेकर कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर के नागपुर पहुंचने वाले थे। तो पौने 5 के समथिंग हमारी फ्लाइट निकल जाती है और हम लोग लगभग 9 बजे के समथिंग 9 सवा 9 के समथिंग नागपुर पहुंच जाते। तो हमारा टाइम बहुत बच जाता है यहाँ पे नागपुर तक पहुंचने का। हमारी आधी से ज्यादा दूरी भी कंप्लीट हो जाती है भोपाल से कोची तक की। और पर यहाँ पर हमारा एक इंसिडेंट हो जाता है हमारे साथ कि जो हमारा चेक इन लगेज था वो नागपुर नहीं पहुंच पाया। होता क्या है कि यदि आप कोई कनेक्टिंग फ्लाइट ले रहे हैं तो आपने जो चेक इन लगेज आपके स्टार्टिंग पॉइंट पे दे दिया उनको, एयरलाइन वालों को, तो वो जो है वो आपकी जब जर्नी पूरी खत्म हो जाएगी, आप एंड पॉइंट पे पहुंच जाएंगे आपकी जर्नी के, वहां पर आपको वो लगेज दे देते हैं। पर नागपुर में हमें वो लगेज मिला नहीं। गलती से शायद हुआ ये कि वो लोग मुंबई से रखना भूल गए या फिर किसी और फ्लाइट में चढ़ा दिया था उन्होंने चेक इन लगेज हमारा। हालांकि हमने वहां पर उनके एयर इंडिया के स्टाफ से बात की, 1-2 लोग और थे उनका भी हमारा साथ लगेज नहीं आया था। तो एक उन्होंने फॉर्म फिलअप करवाया और पूरी डिटेल्स भरवाई हमारे से हमारे लगेज की। और वो जो है हमने उनसे कह दिया था कि भाई हम लोग तो भोपाल जाएंगे, तो भोपाल चाहिए हमें लगेज, हम नागपुर में नहीं रहते हैं। तो उन्होंने ये भी बोला कि हम भोपाल आपका लगेज भिजवा देंगे। तो ऐसा कुछ सीन हुआ हमारे साथ। हालांकि ये गलती हमारे से हो गई थी, आप ना करें, इसलिए मेरे तरफ से एक सजेशन रहेगा कि कभी भी चेक इन लगेज में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं रखें। हमारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज वहां पे लगेज चेक इन लगेज में रह गई थी, पर ये अच्छा हुआ कि वो जो लगेज था हमारा सही सलामत भोपाल पहुंचा दिया गया था उन्होंने आफ्टर नेक्स्ट डे। तो 1 दिन का टाइम लगा और वो भोपाल पहुंच गया। तो ये अच्छी बात हुई। पर आप कभी ऐसा हो आपके साथ ना हो तो इस चीज का ध्यान रखें कि चेक इन लगेज में हमेशा कभी भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या कैश या फिर ज्वेलरी इस टाइप से या दवाई आपकी कुछ है, ये सब चीजें ना रखें। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी वो लगेज हमें 1 दिन बाद भोपाल उन्होंने ड्रॉप कर दिया था, घर दे करके गए थे वो एयरलाइन ग्रुप। तो ये अच्छी बात रही, किसी भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए उन्होंने। और वैसे भी तो मतलब अच्छा खासा था, सही सलामत हमारा जो भी था हमारा बैग चेक इन लगेज जो था मिल गया था हमें। तो ऐसा कुछ सीन हुआ। हम बाकी 9 बजे के समथिंग नागपुर पहुंच गए थे। नागपुर से हम लोगों ने कैब करके हम लोग एयरपोर्ट से ट्रेन स्टेशन पहुंच गए और वहां पे हमने हल्दीराम्स पे कुछ खाना वगैरह खाया। आपको स्टेशन पे एक हल्दीराम्स का बढ़िया सा रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएगा। दोनों ही साइड नागपुर के आपको मिल जाएगा हल्दीराम्स का रेस्टोरेंट। तो आप वहां पे चाहे तो डिनर भी कर सकते हैं, कुछ स्नैक्स वगैरह खाने तो आप वो खा। तो डिनर वगैरह थोड़ा बहुत, हमको ज्यादा भूख तो थी नहीं, फिर भी क्योंकि हमको एयरलाइन में भी फ्री मील मिला था तो पेट तो वैसे ही भरा था। बाकी हमने थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह ले लिए थे हल्दीराम से, खा पी के। और हम लोग, हमारी 11:30 बजे की ट्रेन थी भोपाल के लिए नागपुर से। तो हमारी ट्रेन आ जाती 11:30 बजे और हम ट्रेन में बोर्ड करके और सुबह 7 बजे के समथिंग हम लोग पहुंच जाते भोपाल। तो ये हमारी कोची से भोपाल तक की हमारी ये जर्नी थी। और मॉर्निंग में हम भोपाल आ जाते हैं तो बढ़िया सा सफर हो जाता है हमारा, और हमारा टाइम भी बच जाता है और ये पैसे भी बच जाते हैं हमारे इसमें कुछ। तो ये मेरा भी सजेशन रहेगा आपके लिए कि यदि आप भोपाल से कोची या कोची से भोपाल का प्लान कर रहे हैं तो आप नागपुर का भी ऑप्शन देख सकते हैं। हो सकता है आपको नागपुर तक की कुछ कम फेयर वाली फ्लाइट मिल जाए, तो ऑप्शन आपको मिल सकता है कुछ। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी ये हमारी ट्रिप यहाँ पर भोपाल में वापस एंड हो जाती है। 8 नाइट्स और 9 डेज की हमारी ये ट्रिप थी। तो ऐसा कुछ सीन था हमारी ये ट्रिप के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं हमने जो फर्स्ट टाइम पैकेज लेकर के ट्रेवल किया। जी हाँ, तो हमने जो ये वाली ट्रिप की थी 8 नाइट्स और 9 डेज की, वो फर्स्ट टाइम किसी ट्रेवल एजेंट से ट्रेवल पैकेज लेकर के हमने ट्रेवल किया था। तो कैसा क्या हमारा ये एक्सपीरियंस रहा वो शेयर करता हूँ मैं आपसे। तो बेसिकली हम लोगों ने कई जगह सर्च
सर्च किया, हमको जैसा विजिट करना था जगहों का, हमने पॉइंट्स पहले से ही चूज कर लिए थे कि हमें रामेश्वरम भी घूमना था, मुन्नार भी घूमना था और एक 2 दिन का 2 नाइट का एक लग्जरी स्टे भी चाहिए था हमें। तो बहुत सारी हमारी थोड़ी जैसी भी रिक्वायरमेंट थी, हमने उसके अकॉर्डिंगली 3-4 जगह ट्रेवल एजेंट से हमने अप्रोच किया था। और बैक टू ट्रेवल्स करके एक ट्रेवल एजेंट है, उनका हमें पूरा पैकेज और रेट वाइज प्राइस वाइज सब अच्छा लगा था। उन्होंने हमारे अकॉर्डिंगली रूट भी प्लान कर दिया था, तो हमसे हम लोगों ने परचेज कर लिया था। उन्होंने हमारे हिसाब से, जो कि हमने स्टे का भी जैसा बताया था उन्हें, जब कब हमें 5 स्टार रेटिंग वाले स्टे चाहिए और कब हमें नॉर्मल इकोनॉमिक रेट वाले स्टे चाहिए, तो उन्होंने उनके अकॉर्डिंग सब हमारा प्रिपेयर कर दिया था। तो उनके हिसाब से तो हमारी कोई दिक्कत नहीं आई पैकेज में तो, और प्राइस वाइज भी बहुत ही सस्ता था। प्राइस मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पर कुछ चीजें हमें मतलब कहने को बोले कि थोड़ा सा कुछ चीजों में हमें थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कतें आई पैकेज में, हमारी पूरी जर्नी में। तो स्टार्टिंग में तो कैब ड्राइवर हमारे अच्छे थे, मिले, हम उनसे बातचीत की, तो थोड़ा सा फर्स्ट डे तो हमारा इंप्रेशन अच्छा था। पर जैसे जैसे हमारी ट्रिप के टाइम दिन बढ़ते गए, थोड़ा सा चीजें गड़बड़ होती गई। हालांकि बहुत ऐसा कुछ खराब व्यवहार नहीं किया था हमने, पर एक चीज मुझे नोटिस करने को आया कि वो उनके अकॉर्डिंग ही, जो उनके हिसाब से सेटअप थे, जो उनके रूल्स थे या जो भी उनके रहते हैं, वही उनके अकॉर्डिंग ही वो चलना चाह रहे थे। मतलब थोड़ा बहुत भी, मतलब एक होता है ना कि भाई आप किसी को ट्रिप पर ले जा रहे हैं तो उनके हिसाब से थोड़ा सा आप जो नई चीजें हैं, पता है नहीं पता है, या घुमाना चाहे तो घुमा दें। तो इस टाइप से हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कैब ड्राइवर के साथ हमारे रहा नहीं। और लास्ट डे जो एलएपी में मैंने बताया था कि एक इंसिडेंट हुआ था, तो एलएपी वाले दिन में भी थोड़ी सी एक दिक्कतें आई थी कि उनको स्टे होटल की तरफ से नहीं मिला था। अब वो हमारा तो लुकआउट नहीं था वो कि भाई उनको मिलना चाहिए, स्टे नहीं मिलना चाहिए, कैसा क्या सीन रहता है वो तो हमें मालूम भी नहीं था। तो उसके लिए भी उन्होंने हमको रात में बताया कि भाई ऐसा थोड़ा परेशान सा ही किया था थोड़ा सा, कि भाई हमको ये मिला, ये देखो ऐसा है वैसा है। तो वो एक थोड़ा एक्सपीरियंस थोड़ा सा खराब हुआ हमारा। तो नेक्स्ट डे भी जब हम कोची वापस आ रहे थे तो वो चीज भी थोड़ी सी दिक्कतें आई उसमें, कि उनको कुछ काम था तो उनको वहां जाना था और हमें थोड़ा सा हमें घूमना था, हमारा टाइम यूटिलाइज करना था कि भाई हम थोड़ा सा और घूम लें, क्योंकि हम बार बार तो घूमने जाएंगे नहीं। तो पर थोड़ा सा ऐसा कुछ बिहेवियर रहा हमारा, मतलब एक्सपीरियंस रहा, मतलब बहुत अच्छा नहीं रहा। हालांकि उन्होंने सेफली हर जगह लेके गए, गाड़ियां भी सही से, गाड़ी भी उन्होंने अच्छे से ही चलाई। तो ऐसे कुछ अकॉर्डिंग, मतलब पूरा कहने का बताऊं तो थोड़ा सा हमारा कैब ड्राइवर के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। और दूसरी चीज़ ये रही कि जो हमारा एलपी का स्टे था वो भी एक लोकेशन वाइज बहुत अच्छा नहीं था। हमने सोचा था कि यदि किसी शहर में या सिटी के अंदर होता, जैसे कोवलम में था, थोड़ा बहुत आसपास का हमने एरिया एक्सप्लोर कर लिया था पैदल चल के, तो वैसा कुछ सीन नहीं था वहाँ। तो हमें मजबूरन रात को वहीं रिसोर्ट में उनके रुकना पड़ा, कुछ करने का हमको ऑप्शन नहीं थे। तो वो एक हमारा डिसअपॉइंटमेंट रहा। और एक मदुरई में भी हमारा जो स्टे था वो बहुत दूर था, मेन जो मदुरई मीनाक्षी टेम्पल है उससे, तो वो भी थोड़ा सा एक लोकेशन वाइज हमारा एक डिसअपॉइंटमेंट रहा। बाकी तो बढ़िया था सब जगह, हमारा जो बुकिंग्स थी प्राइस वाइज वो भी सब चीजें बढ़िया थी। तो मेरे तरफ से यही सजेशन रहेगा आपको कि कभी भी आप यदि ट्रेवल पैकेज कहीं का भी किसी भी जगह का बुक कर रहे हैं, तो यदि आप वहाँ पे कैब आपके साथ रहने वाली पूरे टूर में साथ में, तो उसके लिए आप पहले से ही प्रॉपर अच्छे से बात कीजिए। हालांकि हमने भी बात करी थी, पर वो चीजें वहां पर जाके थोड़ी सी बदल ही जाती हैं। पर आप फिर भी एक बार पूरा उनसे बात कीजिएगा कि भाई हमें कैब ड्राइवर का व्यवहार बहुत अच्छा चाहिए, हम फ्रेंडली होना चाहिए और हमें अच्छे से घुमाए, वो उसका काम जो है वो अच्छे से करे। तो ऐसा कुछ आप पूरा बात करके ही पैकेज परचेस कीजिएगा, नहीं तो जो भी है आप थोड़ा सा सेटअप जमा लीजिएगा। और बाकी जो स्टे है, आप स्टे तो आप जैसे कैटेगरी बोलेंगे वैसा आपको बुक करके देंगे वो, पर आप लोकेशन वाइज आप भी चेक कर लीजिएगा एक बार कि किस लोकेशन पे है जो आपका स्टे दिया है उन्होंने, ताकि आपको कुछ ऐसी दिक्कतें ना आए कि भाई बहुत दूर है आपके घूमने वाले एरिया से, और रात में यदि आप चाहें तो खुद से एक्सप्लोर करना चाहें तो आप करने में दिक्कत हो। तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। हालांकि हमारे जो घूमने के टाइम थे और ट्रेवलिंग का टाइम भी थोड़ा ज्यादा ही था, डेली हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना था, तो वो उसमें भी हमारा कई सारा टाइम गया, तो वो भी एक दिक्कत थी। तो एक मिक्स था हमारा एक्सपीरियंस रहा ट्रेवल
हमारा फर्स्ट टाइम पैकेज परचेज करने के हिसाब से बताऊं तो बाकी एक हम इससे हमें कुछ फायदे भी हो गए, हमें वो ढूंढना नहीं पड़ा क्योंकि हम खुद से जाते हैं। जब भी ट्रैवल करते हैं तो हमें फिर स्टे पहले से ही ढूंढना पड़ता है यदि हम बुक करके नहीं जा रहे हैं तो, और बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ती। तो इसमें ये थोड़ा फायदा हो जाता है, यदि आप किसी नई जगह पे जा रहे हैं तो पहले से ही आपको पता रहता है चीज़ें और आपको वो पहुंचा देते हैं। हालांकि बाकी चीज़ें आपको ही ढूंढनी पड़ती हैं और करना पड़ता है, हमारे जैसा एक्सपीरियंस रहा उसके हिसाब से। तो ऐसा कुछ सीन था हमारा ये वाला जो ट्रिप रही और पैकेज लेकर जो हमने एक्सपीरियंस हमारा रहा। बाकी प्राइस की बात करूं तो लगभग ये 60,000 2 लोगों के हिसाब से रहा, मतलब 2 लोगों का 60,000 उन्होंने लिया था, और जिसमें कि हमारा पूरा जो कैब का प्राइस था वो इंक्लूडेड था, हमारे जो भी स्टे 8 दिन के वो इंक्लूडेड थे। हाँ, फर्स्ट जो नाइट का जो हमने स्टे किया था कोची में वो हमने खुद से बुक किया था। बाकी के जो स्टे थे मुन्नार से लेकर के एलपी तक के वो हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था, और ब्रेकफास्ट सभी जगह का हमारा इंक्लूडेड था उसमें पैकेज में। तो ये सब तीनों चीजें इंक्लूडेड थी हमारी, तो उसके अकॉर्डिंग 60,000 लगभग हमारा प्राइस था। तो ठीक ठाक लगा हमें 8 नाइट्स के हिसाब से। और जो मुन्नार में हमारा स्टे था थोड़ा सा हमारा 5 स्टार कैटेगरी का हमने रिसोर्ट बुक किया था, तो उसके वैसे ही प्राइसेस थोड़े से हायर एंड पे थे। तो यदि आप खुद से भी बुक करते तो उसका भी प्राइस थोड़ा हायर ही एंड पे जाता। तो यदि आप वो ना बुक करके आप नॉर्मल कैटेगरी का 3 स्टार कैटेगरी का या इकोनॉमिक कैटेगरी का बुक करते हैं किसी होटल में बुक स्टे, तो आपका ये प्राइस और कम हो सकता है। तो ऐसा कुछ सीन था हमारा ये पैकेज को लेकर के। बाकी आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं पैकेज, इनका कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये हमारी पूरी ट्रिप थी हमारे केरल और तमिलनाडु की। आई होप आपको वीडियोस अच्छे लगे होंगे, आपने देखे नहीं है तो अभी देख लीजिएगा। कई सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से रिलेटेड हो या हमारा एक्सपीरियंस रिलेटेड आपको मिलेंगी, तो सारे वीडियोस आप देख लीजिएगा। तो ये हमारे इस वाली सीरीज का फाइनल एपिसोड था। तो यदि आपको किसी चीज का कुछ डाउट है और आप पूछना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं हमसे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप स्वस्थ रहें, स्वच्छ रखें अपने एनवायरनमेंट को। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगली डेस्टिनेशन के साथ। जब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग विद ट्रैवल एक्सपीरियंस और थैंक्स फॉर वॉचिंग।